नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। लोग कह रहे हैं कि 2 दिनों से किसान की बात कर रहे हो, कुछ नया करो। तो उनके लिए सबसे पहले बता दूं कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी इसी साल हो सकती है, ऐसी खबरें पढ़ रहा था। और कुछ अखबार ऐसे भी हैं जो इस खबर पर दावा भी कर रहे हैं। यही हाल रहा तो मीडिया चौथे स्तंभ से शादी के मंडप का भी स्तंभ बन जाएगा। खैर, ऐसे गंभीर विषयों पर चिंतन करने वालों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे कि इस बार जो बारिश हुई है कुछ दिन पहले, इस साल जो बारिश हुई है उससे 50 लाख हेक्टेयर भूमि की फसल बर्बाद होने की बात कही जा रही है। इस मामले में किसी के पास कोई जवाब नहीं है, पर बीजेपी खुश है क्योंकि एक रिपोर्ट कहती है कि प्रभावशाली नेताओं की सूची में हमारे प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति को भी पीछे छोड़ दिया। काश चीन को पछाड़ने की ऐसी इच्छा शक्ति अर्थव्यवस्था के मामले में भी हमारे नेताओं के पास होती। उधर कांग्रेस बिहार में न्याय यात्रा कर रही है, पर कर्नाटक के आईएएस अधिकारी की मौत मामले में जब आईएएस अधिकारी का परिवार उच्च स्तरीय जांच की मांग कर न्याय की मांग कर रहा है, तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह की शाली में चुप नजर आ रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन साहब कह रहे हैं कि सरकार गरीबों की जमीन छीनना चाहती है, हम खून बहा देंगे। हेमंत जी को याद दिलाना चाहेंगे कि सर, आजादी के बाद से इस देश में जितनी भी जमीनों का अधिग्रहण हुआ उसमें से 40% पर कभी कोई काम शुरू ही नहीं हुआ, और जितने भी लोगों को जमीन से हटाया गया उनमें से 70% से ज्यादा को कभी बसाया ही नहीं गया। और हेमंत जी, ये सब उसी कांग्रेस के जमाने में हुआ जिसके साथ आप पहले गठबंधन कर गरीबों का भला कर रहे थे, और गठबंधन टूटने के बाद गरीबों के भले के लिए ही एक मंच पर आने के लिए तैयार थे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा 12 रुपए के प्रीमियम पर देने की घोषणा की, और अब इस पर बीमा कंपनी से लेकर बैंक तक अपने नुकसान होने की चिंता जता रहे हैं। पर बीजेपी सिर्फ घोषणा पर ही बयान देगी। इसके असर पर आप रिपोर्ट्स पढ़िए और फिर अखबार टेबल के नीचे रखकर भूल जाइए। वैसे भी बीमा पर चर्चा होकर भी क्या होगा इस देश में। शरद यादव फिर महिलाओं पर कुछ बोल देंगे। शरद यादव के बयान को सिर्फ जेडीयू वाले समझा सकते हैं, पर खबरों को समझने की कोशिश आज हम और आप मिलकर करेंगे। आज डीएनए की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबर से। झारखंड में राजनीति सड़क पर आ गई। बीजेपी के लहर में हारे हुए दल धरना प्रदर्शन और आंदोलन के माध्यम से सियासी जमीन की तलाश कर रहे हैं, और इनमें सबसे आगे चल रहे हैं हेमंत सोरेन। पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे। जान की बाजी लगा देने की राजनीति में हेमंत सोरेन भी कूद चुके हैं। मुद्दा जमीन का है तो हेमंत इसी मुद्दे की जमीन पर खड़े भी होना चाहते हैं। पार्टी सत्ता से बाहर है तो सत्ता में रहने वालों की नींद उड़ा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। आक्रमण तेज है और इसी तेज रफ्तार आक्रमण पर जेएमएम की राजनीति भी टिकी है। इसलिए हेमंत लोगों के बीच अब अपने होने का एहसास करा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण पर चूंकि केंद्र ने भी इस बात को कहा है, ये राज्य को ये बात पर निर्णय लेना है कि वो लागू करे या ना करे, तो राज्य सरकार को भी यह स्पष्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से अपने को बहुमत में रखी है, तो ये कहा जा सकता है इसकी चमड़ी अभी थोड़ी मोटी है, वो भी हम लोग घिस लेंगे, चिंता मत कीजिए। पिछले विधानसभा चुनाव में हारने के बाद हेमंत पहले से ज्यादा सक्रिय है। राजनीति में सक्रियता संजीवनी की तरह है। तो सवाल ये है कि क्या आंदोलन के बहाने हेमंत खुद को स्थापित करने की कोशिश में है। ये सवाल इसलिए क्योंकि पहली बार गुरुजी की राजनीतिक विरासत और हेमंत सोरेन से नई राजनीति की उम्मीद बीजेपी भारी पड़ गई। लुइस मरांडी के हाथों सोरेन को शिकस्त झेलनी पड़ी। असर इसी का है कि जनता के मुद्दे पर अब खून की नदियां जैसे डायलॉग्स दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी हम ये हाथ के इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसे अंधा कानूनों को इस राज्य में लागू न होने दें। और निश्चित रूप से अगर ऐसा यह कानून लागू हुआ तो जिस तरीके से राज्य की रक्षा के लिए लोगों ने अपने खून की बलिदानी दी है, अपनी बलिदानी दी है, खून की नदियां बही है, निश्चित रूप से यह दोहराया जा सकता है। राजनीति को आंदोलन के जरिए साधने की कोशिश हो रही है। जिस जनता ने बीजेपी के हाथों में सत्ता सौंपी, उसे जेएमएम ये एहसास कराना चाहता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है। हमारे पास अगर नोट का बंडल है, बैंक का अकाउंट है, तो वही जमीन है। इसी जमीन में हमारा पूरा जीवन चलता है। यही हमारा बैंक अकाउंट है, यही हमारा बैंक बैलेंस है। आज यही हमारा बैंक अकाउंट, यही बैंक बैलेंस को छीनने की पूरी तैयारी केंद्र सरकार ने कर दिया है। और केंद्र सरकार जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां लागू करने जा रहे हैं। इसके विरोध में हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए। वैसे तो जेएमएम की राजनीति ही आंदोलन से निकली है। शिबू सोरेन और हेमंत के दौर में फर्क, राजनीति भी बदल चुकी है और लोगों के मिजाज भी। तो सवाल यह है कि नए दौर में
पुरानी राजनीति से हेमंत सोरेन को मिलेगा क्या? आशुतोष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। जनता की उम्मीद होना लाजमी है, पर बात जब पिछड़े राज्यों की हो तो ये उम्मीद और भी बढ़ जाती है। और ऐसे में चर्चा झारखंड की चारों ओर हो रही है। बहुत ही सीधा सा सवाल है, हेमंत सोरेन की राजनीति के मायने क्या हैं? आजकल वो बेहद सक्रिय हैं, सरकार पर लगातार हमलावर हैं। पहली बार झारखंड में लग रहा है कि भैया सरकार भी मौजूद है और विपक्ष भी है। तो सवाल यह है कि हेमंत के एक्टिव होने से क्या होगा? पहली बात राजनीतिक विरासत को लेकर है। शिबू सोरेन की छवि ऐसी रही झारखंड में कि उनकी तुलना स्कारलेट पिंपरनेल के मशहूर किरदार सर पर्सी से होने लगी। ये एक बता दें आपको, एक ऐसा किरदार है जो लोगों की जान बचाता है और लोग उसकी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध है। तो शिबू सोरेन के विषय में भी देखिए, इसी तरीके से उनके समर्थकों ने कभी ये चर्चा नहीं की कि उनके विचार से राज्य का विकास होगा या नहीं, या हुआ या नहीं, राज्य की तरक्की का कोई मॉडल उन्होंने सोचा था या नहीं सोचा था, राज्य 10 साल बाद कहां पहुंचेगा उनकी सोच में कभी शामिल था या नहीं। यहां तक कि उनकी वजह से जनता का कोई नुकसान भी अगर हुआ, मान लीजिए, इस पर भी कभी विचार नहीं हुआ। इन विचार के दायरों में कभी उन्हें नहीं रखा गया। राजनीतिक पैमाने पर उन्हें एक नेता के तौर पर कभी नहीं रखा गया और यही वजह रही कि वो मजबूती से उभरे। पर उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जिन हेमंत सोरेन की है, उनकी छवि कोई ऐसी नहीं है। इसलिए सवाल यह है कि इस आंदोलन से या खून खराबा जैसे नारों से हेमंत क्या लोगों के बीच जगह बना पाएंगे? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि दौर बदल चुका है, पर हेमंत सोरेन उसी पुराने रास्ते के जरिए सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। शिबू सोरेन मानते रहे कि झारखंड का निर्माण ही दिकू यानी बाहरी लोगों के खिलाफ हुआ। छोटा, सोटा और लोटा का एक नारा दिया गया था। इस नारे पर कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन यह नारा सशक्त था। फिलहाल सवाल हमारे आपके सामने है कि जिस तरह बाला साहब ठाकरे की राजनीति को पुराने नारों से उद्धव आगे नहीं ले जा पा रहे, उसी तरह पुरानी शैली से हेमंत के लिए बड़ी लकीर खींचना मुश्किल हो सकता है। चलिए, एक तर्क यह है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेट्स प्ले डेविल्स एडवोकेट, और मान लेते हैं कि यह तर्क भी खारिज हो जाएगा और हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो जाए, मान लीजिए आगे चलकर। पर क्या वो एक विकल्प, ये विश्वसनीय विकल्प बन पाएंगे? यहां भी जेएमएम की राजनीति उन पर हावी होती दिखती है। क्योंकि उदाहरण अगर आप देखेंगे या फिर कंपेयर करेंगे आप, तो शिबू सोरेन के विषय में कहा जाता है कि अगर राजनीतिक तौर पर वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच झूलने का काम नहीं करते तो वो और भी मजबूत होते हैं। यानी दोनों दलों से वो गठबंधन की स्थिति रही और दोनों दलों से उनका मतभेद भी रहा और गठबंधन की स्थिति भी रही। या एक नेता के तौर पर शिबू सोरेन की अलग पहचान बनती, अलग किस्म की होती है अगर वो गठबंधन के पेच में बहुत ज्यादा नहीं फंसते। अब दिक्कत यह है झारखंड की राजनीति में कि हेमंत सोरेन साहब भी वही कर चुके हैं या कर रहे हैं जो शिबू सोरेन ने किया। हेमंत भी देखिए बीजेपी के साथ उप मुख्यमंत्री रहे और बीजेपी से नाता टूटा तो कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। इसलिए सवाल यह है कि हेमंत की सक्रियता को जनता अपनी समस्या से जोड़कर कैसे देखेगी और हेमंत सोरेन एक युवा नेता के तौर पर क्या अलग राजनीति की पहचान बना पाएंगे? यानी बीजेपी या कांग्रेस को जन विरोधी कहने वाले उनके बयान का आधार ही कमजोर नजर आता है। तो सवाल यह है कि इन सब के बावजूद हेमंत को उम्मीद कैसे है और क्यों करनी चाहिए? ध्यान दीजिए तो झारखंड की राजनीति में विपक्ष के नाम पर फिलहाल एक ऐसा मैदान खाली है जिस पर हेमंत चाहे जैसे दौड़ सकते हैं। कांग्रेस की हालत खराब है, आजसू बीजेपी के साथ है और होकर भी नहीं वाली स्थिति आजसू की, और वैसे भी वो सत्ता से बाहर होकर आंदोलन करे इसकी उम्मीद बहुत कम कर सकते हैं आप, क्योंकि आमतौर पर सुदेश महतो साहब सत्ता में रहना पसंद करते हैं। बात जेवीएम की अगर आप करेंगे आज, तो फिलहाल उनके पास खुद के झगड़े सुलझाने से फुर्सत नहीं है। पार्टी बुरी तरह से टूट चुकी है, आप जानते हैं, रोज रोज समस्याएं उनके सामने हैं और संख्या के नाम पर भी जेवीएम के पास बहुत कुछ है नहीं। इसलिए हेमंत भी जानते हैं कि लोगों की नजर में छाप छोड़ने का इससे बेहतर मौका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आगे सवाल है कि आदिवासी हित के नाम पर विरोध के जो तेवर हेमंत सोरेन अपना रहे हैं उससे फर्क क्या पड़ेगा? बात उनके पक्ष में भी है और बात उनके खिलाफ भी है। पक्ष में बात यह है कि देश भर में केंद्र का अभी विरोध हो रहा है, राजनीतिक दल एकजुट हो रहे हैं, इसलिए इस लड़ाई में उन्हें एक नैतिक समर्थन मिल सकता है कि ठीक है, अलग अलग पार्टीज उनके समर्थन में खड़ी हैं तो वो भी विरोध कर सकते हैं, उनको एक बल मिल सकता है चारों तरफ से। इसका नमूना झारखंड में दिखा भी है। अगर आप झारखंड की राजनीति को फॉलो करते रहे तो आपने देखा होगा कि दूसरे तमाम दल हेमंत सोरेन के समर्थन में उतर आए थे, जेवीएम हो या और भी दल हैं उनके समर्थन में खड़े थे। लेकिन कुछ बातें हैं जो हेमंत सोरेन के खिलाफ भी जाएंगी। खिलाफ ये है कि सरकार में रहने के बाद भी ना तो हेमंत सोरेन स्थानीय नीति बना पाए और ना ही आदिवासियों की स्थिति में बहुत सुधार हुए।
यही बात है जो हेमंत सोरेन को पीछे भी खींच सकती है। फिलहाल एक छोटा सा विराम, हाजिर होते हैं। झारखंड के बाद अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में भी राजनीति लोगों के मुद्दे पर हो रही है, लेकिन उद्योग लग नहीं रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार का रवैया अब तक उदासीन रहा है, उद्योगों के विकास के लिए सार्थक पहल नहीं किए गए। यही कारण है कि राज्य के जीडीपी में उद्योगों की भागीदारी मात्र 5% है। आने वाले दिनों में बहुत अच्छा होने की उम्मीद की जा नहीं सकती, क्योंकि नए भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध हो रहा है, मामले लटक गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। बिहार में कब होगा औद्योगिक विकास? कब विकसित राज्य बनेगा बिहार? उद्योगपतियों के लिए कब बनेगा बेहतर माहौल? ये सवाल है बिहार सरकार से, जहां अब तक उद्योग और उद्योगपतियों के लिए बेहतर माहौल नहीं बन पाए हैं। हमारे यहाँ अभी रमाशंकर ने बताया कि किसने बताया सबसे बढ़िया है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव। केदार ने बताया सबसे बढ़िया इंसेंटिव्स पॉलिसी, लेकिन उसको हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे। हालांकि इसके बाद भी उद्योग विभाग के प्रधान सचिव दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में उद्योगों के लिए और बेहतर माहौल होंगे। त्रिपुरारी शरण ने अभी हाल ही में विभाग की जिम्मेवारी ली है। राज्य में उद्योग और उद्योगपतियों के लिए कैसा माहौल है, इससे बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उन्हें अवगत करा दिया है। साथ ही अपनी मांग की एक लंबी सूची भी इन्हें थमा दी है। आइए एक नजर डालते हैं क्या है चैम्बर की मांगे। सिंगल विंडो सिस्टम को दुरुस्त करना, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 को पूरी तरह से लागू करना, सामग्री खरीद अधिमानता नीति 2002 को प्रभावकारी बनाना, प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना, राज्य के बंद हो चुके वित्तीय संस्थान को फिर से शुरू करना, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की स्थापना के लिए 50 एकड़ जमीन उपलब्ध कराना, बैंकों से लोन मिलने में होने वाली कठिनाई को दूर करना, उद्योगपतियों को सब्सिडी रेट पर जमीन उपलब्ध कराना। सरकार की उपेक्षा और गलत नीतियों के कारण राज्य में बीएसएफसी, बीसीको, बीएसआईडीसी और एसआईडीसी जैसी वित्तीय संस्थाएं वर्षों से बंद हैं, जिस कारण उद्योगपतियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कि इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की स्थापना हेतु यदि बिहार सरकार 50 एकड़ भूमि उपलब्ध करा देती है, तो केंद्र सरकार राज्य में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की स्थापना की स्वीकृति देने के साथ साथ 50 करोड़ का अनुदान भी देगी। इस संदर्भ में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पर्सनली अपने तय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर से बात कर करके और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक यूनिट लगाने की भी मैं चेष्टा करूँगा। दूसरी ओर नए भूमि अधिग्रहण बिल के विवाद के कारण उद्योगपतियों को जमीन मुहैया कराने की योजना खटाई में पड़ गई है, जिस कारण उद्योगों की दशा में सुधार की योजनाओं पर पानी फिरता नजर आ रहा है। तो नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम में जो प्रावधान रखे गए हैं 80% भूमि धारकों का कॉन्सेंट प्राप्त करने का, और जो 2-3 प्रावधान हैं उन पर सहमति तो है ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर तो सहमति है ही नहीं, आप सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो जब तक ये बात कहां तक सही है, कहां तक गलत है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मेरी सीधी सादी टिप्पणी ये है कि जब तक इस राजनीतिक मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता, तब तक राज्य सरकार के लिए इस क्षेत्र में कदम डालना, इस क्षेत्र में पहल कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2014-15 के मुताबिक अनेक निवेश प्रस्तावों के बावजूद बिहार अभी भी औद्योगिक रूप से कमजोर बना हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विभाग के नए प्रधान सचिव उद्योगों के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में कितना सफल हो पाते हैं। आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। एक छोटा सा विराम ले रहे हैं, लौटेंगे तो इस तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे।
आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 के मुताबिक अनेक निवेश प्रस्तावों के बावजूद बिहार अभी भी औद्योगिक रूप से कमजोर बना हुआ है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने अभी तक 1891 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें से 272 इकाइयों ने काम करना शुरू किया, यानी 1619 प्रस्ताव अभी भी अटके हुए हैं। अगर ये प्रोजेक्ट शुरू होते तो बिहार को हजारों करोड़ रुपए की आय होती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। साथ ही रोजगार भी बढ़ते, वो मामला भी पेंडिंग। बिहार में जो प्रयास नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में दिखा, वो दूसरे प्रयास में धीमा नजर आया। 2006-2007 में 1,63,000 लघु और मध्यम उद्योग का रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि 2013-14 में महज 3,133 ने ही निबंधन कराया, यानी नीतीश के दूसरे कार्यकाल में भारी गिरावट दर्ज की गई। इनफैक्ट अगर पुरानी बातों को हटा दे तो हाल की स्थिति देखें। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे तो उद्यमी कैबिनेट की एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में 33 प्रोजेक्ट्स को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। अगर ये प्रोजेक्ट्स लगते तो 2,25,300 करोड़ का निवेश बिहार में होता। इतना ही नहीं, सोलर पावर प्लांट से या सोलर पावर प्लांट लगने से जुड़ने वाले 50 प्रपोजल्स को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अगर ये प्रोजेक्ट्स लगते तो करीब देखिए 17,373 करोड़ का निवेश यहां आता, जो कि नहीं आया। अब बिहार में उद्योग धंधों के क्या हाल है, जरा इसे समझते हैं कि बिहार की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है 73%। उसके बाद कृषि है, कृषि 22%, हालांकि किसानों की हालत भी आप समझ रहे हैं, और सबसे कम उद्योग का है। उद्योग का बिहार की जीडीपी में मात्र 5% योगदान है, यानी बिहार की अर्थव्यवस्था उद्योगों की हिस्सेदारी मात्र 5% इसमें है, जबकि यहाँ उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। मैन पावर की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ के लोग बाहर जाकर अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ की जमीन उपजाऊ है, बड़ी संख्या में कृषि आधारित उद्योग लग सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। बिहार के विकास के लिए जरूरी है कि सरकार उद्योग के विकास पर ध्यान दे, ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे उद्योगपति बिहार की ओर आकर्षित हों और साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी मिले। फिलहाल इतना ही। दिन देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।